नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड को उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगात दी, तो विपक्षियों पर भी वो जमकर हमलावर नजर आए। क्या रहा पीएम मोदी के दौरे में, खास करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी। बात स्वच्छता अभियान के 10 साल के सफर पर, और 10 साल के बाद आज देश दुनिया में किस प्रकार के कार्यक्रम हुए, इसको भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे हरियाणा चुनाव में शब्द बाण में कौन रहा किसके निशाने पर। बताएंगे इजराइल और ईरान के युद्ध में क्या हुआ आज दिन भर। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने झारखंड में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस और जेएमएम पर बोला तीखा हमला। कहा अब झारखंड में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, बेटी माटी और रोटी की रक्षा करने के लिए परिवर्तन आ गया है समय। पीएम मोदी ने झारखंड को दी विकास सौगातें। हजारीबाग में जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी 80,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा आदिवासियों के विकास के लिए समर्पित है केंद्र सरकार। आदिवासी विकास के लिए गांधी जी के विचार हमारी पूंजी। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी ने 9,600 करोड़ रुपए की स्वच्छता परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक। हरियाणा के रण में अग्निपथ योजना को मुद्दा बनाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। राहुल गांधी पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। फिर से गिनाई अग्निपथ स्कीम के फायदे, दिलाया यकीन अग्निवीर के साथ नहीं होगा अन्याय। ईरान पर इजरायली जवाबी एक्शन की आशंका से पश्चिमी एशिया में भारी तनाव। लेबनान में इजरायली जमीनी सेना और हिजबुल्लाह के बीच शुरू हुई भिड़ंत। पश्चिम एशिया संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। यूएन प्रमुख ने ईरानी हमले की निंदा की। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगातों की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को जमकर घेरा। झारखंड की लूट के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया, तो झारखंड में हो रहे डेमोग्राफी के बदलाव का मुद्दा भी उन्होंने जोर शोर से उठाया। पीएम मोदी ने रोटी बेटी और माटी की रक्षा के लिए राज्य में अब परिवर्तन करना जरूरी है, इस बात का नारा भी दिया। झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने जहां एक तरफ हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने झारखंड की जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने झारखंड का गठन किया था ताकि जनजातीय समाज के सपने पूरे हो सकें, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार आदिवासियों के सपनों की लूट में व्यस्त है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर झारखंड की रोटी बेटी माटी को बचाना है तो परिवर्तन लाना होगा। झारखंड के हर गांव से एक दर्द दिखता था, एक आह सुनाई देती थी, एक बड़ी पीड़ा नजर आती थी। ये झारखंड की लड़ाई सत्ता पाने की लड़ाई नहीं है, ये झारखंड की लड़ाई रोटी, बेटी और माटी बचाने की लड़ाई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनजातीय नायकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार के लिए काम करती है और जेएमएम पर भी कांग्रेस का भूत सवार हो गया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा राज्य सरकार जानबूझकर सिर्फ वोट बैंक के लिए राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। घुसपैठिए यहां की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है कि नहीं है? साथियों, आप सबको ये खतरा दिखता है, आपको डेमोग्राफी में बदलाव दिखता है, लेकिन झारखंड सरकार को ये नहीं दिखता है। घुसपैठियों की बढ़ती आबादी, आदिवासी समाज की घटती संख्या
ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी के दौर में झारखंड को लूटने का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हुए मौजूदा जेएमएम सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर जमकर निशाना साधा। आज जेएमएम सरकार झारखंड के विकास में बड़ी बाधा बन गई है। कोई कल्पना कर सकता है जल, जंगल, जमीन के नाम पर आदिवासियों से वोट लेने वाले लोग ऐसी खुली लूट करेंगे? आज प्रदेश सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही है। पीएम मोदी ने जेएमएम सरकार पर राज्य और केंद्र की योजनाओं में लूट के आरोप लगाए तो अपनी सरकार के द्वारा बीते एक दशक में किए गए विकास कार्यों को भी गिनाया और इसे आगे जारी रखने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। आज 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिल रही है। आदिवासी समाज के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बन रहे हैं। इतने ही युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। क्या ये काम हमारे पहले कभी कांग्रेस सरकार नहीं कर सकती थी? कभी नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी नीयत में खोट थी। भाई और बहनों, कांग्रेस का चरित्र ही दलित, वंचित, आदिवासी विरोधी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में इस सभा को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां वो विकास कार्यों के गिनाते नजर आए तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग के मटवारी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन महासभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, झारखंड में रोटी माटी को बचाना है। ये लड़ाई रोटी माटी की लड़ाई है और झारखंड में जल्द ही बीजेपी की सरकार बनेगी। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, हजारीबाग, झारखंड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में 80,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का आज शुभारंभ किया। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों में 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों को लाभ होगा। इसमें 63,000 गांवों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य स्कूलों का लोकार्पण किया और 25 नए स्कूलों का शिलान्यास किया। तो वहीं प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन योजना के तहत कुल 1,350 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर आदिवासी समाज का उत्थान कर रही है। आज महात्मा गांधी पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनका विजन, उनके विचार हमारी पूंजी है। गांधी जी का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का तेज विकास हो। मुझे संतोष है कि आज हमारी सरकार आदिवासी उत्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। तो झारखंड में प्रधानमंत्री का दौरा और निश्चित तौर से विरोधी भी उनके निशाने पे थे। इस पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष झारखंड में विकास की बयार, विपक्षियों पर वार, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर विकास की बयार को आगे बढ़ाते नजर आए, लेकिन विपक्षियों पर उनका तीखा वार भी साफ तौर पर दिखाई पड़ा। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। तनुज खत्री हैं जो कि प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार जी हमारे साथ में रांची से जुड़ रहे हैं और बहुत जल्दी ही हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम भी जुड़ेंगे। और फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तनुज खत्री जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड की लूट को एक तरीके से संरक्षण मौजूदा राज्य सरकार से मिल रहा है। तमाम उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, वादे भी, बातें भी बताई हैं। देखिए, ये सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी का जो आज दौरा था झारखंड के अंदर में, एक प्रधानमंत्री की हैसियत से
उन्हें ये बताना चाहिए था कि झारखंड जो लंबे समय से जो 1036 करोड़ रुपए का जो बकाया राशि है, जो झारखंड के लोगों का हक है, वो क्यों नहीं देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। उनको बोलना चाहिए था जब वो आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासी सरना धर्म कोड। ये आश्चर्य की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आदिवासियों का अपना कोई धर्म कोड नहीं है, पहचान नहीं है, उस पर कुछ जवाब नहीं आता है। झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने कई एक कानून को 9वीं अनुसूची में डालने का काम जो गुजारिश की है केंद्र सरकार से, जिसमें एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की बात है, जिसमें स्थानीय नीति विधेयक की बात है, इस पर कुछ नहीं कहा। सीधे तौर पर आप चुनावी बातें कर रहे हैं, चुनावी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि झारखंड में भी चुनाव होने हैं, लंबा कुछ ही समय में उसकी घोषणा भी हो जाएगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड के अंदर में कोई नेता नहीं है। पहले तो आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश करते हैं, उसके बाद एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके इस्तीफा दिलवा करके 5 महीने जेल में डालने का काम करते हैं। ठीक है तनु जी, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़ने वाले हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विनय जी हमारे साथ में मौजूद है। विनय जी, क्योंकि राजनीतिक तो नहीं लेकिन एक निष्पक्ष पत्रकार के तरीके से आपको लगता है कि चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप पर लगता है, लेकिन कई चीजें जमीन से जुड़ी तथ्यात्मक बातें भी होती हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो सीधे आरोप लगाया जेएमएम कांग्रेस की सरकार को लेकर, उसमें कैसे भ्रष्टाचार लगातार बीते समय में तस्वीरों में देश भर में देखा है, झारखंड की जनता ने देखा है, उस सबका जिक्र करते हुए उस आधार पे आरोप लगाया कि साहब लूट चल रही है झारखंड में। तो विनय जी, नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पेपर लीक का मामला है वो मामला गंभीर है जी। क्योंकि बेरोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ बेरोजगारी बड़ी समस्या है झारखंड में, और पेपर लीक के कारण समय पर एग्जाम नहीं होता है, जिसके कारण नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती। तमाम जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं कदाचार की बू आ रही है, और इसके कारण प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भी उठाने का काम किया। और हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के संरक्षण में ये काम हो रहा है और ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। तो ये यहाँ का मौजूद समस्या है। यहाँ के युवा सोचते हैं कि भाई जो परीक्षा हो वो कदाचार मुक्त हो, जो जेन्युइन लोग हैं उनको नौकरी मिले, जो सही लोग हैं उनको नौकरी मिले। लेकिन झारखंड का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि नौकरियों को लेकर जब भी वैकेंसी निकलती रही तो वो वैकेंसी कहीं न कहीं विवादास्पद होती चली गई। और इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री ने छूने का काम किया है, और उन्होंने एक आरोप लगाने का काम किया कि भाई कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं वो एससी एसटी ओबीसी की विरोध की रही हैं, लेकिन जब और आरक्षण को खत्म करना चाहती है कांग्रेस, लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक कोई आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। एसटी ओबीसी की वो चिंता करते हैं। कांग्रेस के नेता ये भी कहते, खास करके राहुल गांधी जो चर्चा करते हैं कि भाई ओबीसी को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा कि भाई अगर ओबीसी को आगे लाने की बात राहुल गांधी करते हैं, सभा में विपक्ष के नेता ओबीसी समुदाय को बनना चाहिए जी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी ने तो ओबीसी के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। तो चूंकि अभी अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, झारखंड में चुनाव निकट है, अगले महीने हो सकता है 10 दिन के अंदर घोषणा हो जाए चुनाव, और अक्टूबर नवंबर में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाए। जी बिल्कुल, ये एक संभावित है क्योंकि झारखंड में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है, और रैलियों की जो बयानबाजी की जो गर्माहट है वो सीधे तौर पे इशारा भी करती है। तनु जी, एक सवाल और, क्योंकि ये बहुत मौजूदा है इस लिहाज से भी कि डेमोग्राफी बदल रही है, मतलब झारखंड में आदिवासियों की संख्या में कमी, खासतौर से संथाल परिगणना में, और उसके अलावा वहां पे घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी। ये मुद्दा बीते लंबे समय से गरमाया हुआ है, और आज भी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस बात पे जोर दिया कि साहब कैसे एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस और जेएमएम सीधे तौर पर इसके लिए दोषी है। देखिए, मोदी जी ने कुछ नया नहीं कहा है। जो मुद्दे चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी उठाते आए लगातार, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इलेक्शन के समय में
जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते आए हैं उसी को प्रधानमंत्री जी ने भी आज दोहराने का काम किया। लेकिन ये वो भूल जाते हैं कि वो देश नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं जी। और आते सारी जिम्मेदारी अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के जिम्मेदारी होती है, अगर कोई घुसपैठ हो रहा है तो इसकी सीधे तौर पर जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की भी बनती है, गृह मंत्री के साथ साथ जी। और मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और उल्लेखनीय बात। तनुज जी मैं आता हूं आपके पास में। हमारे साथ बीजेपी से विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करते हैं। विजय जी, क्योंकि झारखंड को लेकर लगातार बात हो रही है और अपने आप में बीजेपी की ओर से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत कई आरोप लगाए जेएमएम के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर में। क्यों प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि अगर रोटी बेटी माटी को बचाना है तो परिवर्तन लाना जरूरी होगा? क्या बड़ी वजह है विजय जी? देखिए, आपने देखा होगा किस तरह से बंगाल में हालात बदतर होते जा रहे हैं। रात दिन आपने देखा होगा किस तरह से वहां की सरकार तुष्टीकरण के कारण किस तरह से बांग्लादेशियों को शह दे रही है। वहां लोगों को अपनी आजीविका के लिए, अपनी बच्चियों को बचाने के लिए, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ वहां खड़ी है। इसी तरह के हालात झारखंड में बन गए हैं और यहाँ की सरकार का उन्हें परोक्ष रूप से पूरी तरह से समर्थन है। तो प्रधानमंत्री जी जो है जो कह रहे हैं वो सत्य है एकदम बिल्कुल। और इन्होंने कहा चुनाव के दौरान, भाई हमारे लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, पार्टी बाद में आती है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर आप वहां के डेमोग्राफी को चेंज कर दोगे तो वहां हालात क्या आप देखेंगे। वहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये स्टेट है, वहां भोले भाले आदिवासियों को बहकार के किस तरह से उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, किस तरह से वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है अवैध तरीके से। तो ये चीज तो बहुत जरूरी है। और वहां के चौंकाने वाले, आपने देखे होंगे किस तरह के चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं डे बाय डे। वहां एक मूवमेंट भी चला है, आदिवासियों ने बड़ा विरोध भी किया इस चीज का कि भाई ये बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन प्रशासन किसे है। आपने देखा होगा किस तरह से बांग्लादेशियों को जम्मू तक, जब मनमोहन सरकार थी तो रातों रात पता नहीं लगी जम्मू में 70,000 से ज्यादा रोहिंग्या जाके बसा दिए इन्होंने जी। तो इनके जो कांग्रेस पार्टी के काले कारनामे हैं वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। हम उजागर भी करेंगे और इसका समाधान भी करेंगे अगर हमें वहां की जनता मौका देगी। और हमें पूरा विश्वास है वहां की जनता हमें मौका देने जा रही है। ठीक है उन्होंने विनय मन बना जी, दिया है। ठीक है। विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, आपको लगता है कि डेमोग्राफी में जो बदलाव, खासतौर से संथाल परगना में बदलाव देखने को मिल रहा है और घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और अल्पसंख्यक हो सकते हैं आदिवासी जो जनजातीय समाज के लोग हैं, अगर ये स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है तो ये तो अपने आप में स्थानीय स्तर पे एक बड़ा मसला और मुद्दा है। ये देखिए, संथाल परगना में आदिवासी की संख्या घट रही है, ये तो आंकड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप जनसंख्या का देखिएगा आंकड़ा, उससे स्पष्ट है कि वहां जनसंख्या आदिवासियों की घट रही है और ये बड़ी चिंता की बात है। खास करके ये झारखंड आदिवासी स्टेट है, ऐसे में आदिवासियों की संख्या संथाल परगना में घटना अपने आप में चिंता का विषय है। और इसे मुझे लगता है कि हर दल को पार्टी लाइन से उठकर राष्ट्र के दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में इसको नहीं लाना चाहिए। डेमोग्राफी का मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और झारखंड हाईकोर्ट ने भी इसकी चिंता व्यक्त की है और आज प्रधानमंत्री ने भी इस सवाल को उठाया। जनता से उन्होंने बार बार पूछा, झारखंड में बदलाव जो हो रहा है उसको आप देख रहे हैं कि नहीं, घुसपैठिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर हैं कि नहीं। पीएम ने कहा कि जनता को ये सारे बदलाव दिखते हैं लेकिन जेएमएम सरकार को यह नहीं दिखता, ये प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से है कि अगर इसको पार्टी लाइन से हटकर तमाम जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं उनको सोचना चाहिए, उनको इस पर निर्णय लेना चाहिए कि भाई आदिवासी स्टेट है, आदिवासी की संख्या क्यों घट रही है। ये बहुत चिंता का विषय, सबको इस पर पार्टी लाइन से हटकर इसको सोचना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए, तभी आदिवासी की अस्मिता बचेगी। जी तनु जी, लेकिन युवाओं को लेकर एक स्पष्ट नीति दिखाई नहीं पड़ती, रोजगार का मसला हो। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कैसे सरकार के संरक्षण में पेपर लीक जैसी पूरी व्यवस्था चल रही और भर्ती के समय हम सबने देखा बहुत दुखद घटना हुई, कितने बच्चे दौड़ते दौड़ते अपनी जान गंवा बैठे। तो इस प्रकार की जब स्थितियां दिखाई पड़ती है तो लगता है कि राज्य भी की जो सरकार है वो भी उतना प्रयास नहीं कर रही।
रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को बेहतर करने को लेकर, और बेरोजगारी भत्ते का जो एक वायदा था वो भी जमीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं जो बात कह रहा था जब आपने घुसपैठ पर सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव में जाते हैं तो घुसपैठ पर अपनी एक राय रखते हैं, लेकिन जब केंद्रीय गृह मंत्रालय को जब जवाब देना होता है, हलफनामा देना होता है हाईकोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो प्रताप सिंह रावत जी अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उन्होंने लिखित में ये दिया है एफिडेविट में कि घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पूरे पैन इंडिया लेवल पर और झारखंड के लेवल पर उनके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अरे बताइए, आसाम से आप कहते हैं कि घुसपैठ हो रहा है, आप बंगाल से कहते हैं, आप झारखंड से भी कहते हैं, आपके पास पैन इंडिया में कोई डेटा क्यों नहीं है? फिर ये दोहरा चरित्र क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में जाते हैं तो दूसरी बात कहते हैं, लेकिन वही जब कोर्ट के सामने बयान देना होता है, एफिडेविट देना, क्योंकि वहां तो झूठ बोल नहीं सकते हैं, वहां लिखित रूप में दिया है। अभी इसी महीने की, पिछले महीने की 24 तारीख को, लेकिन आदिवासियों की संख्या कम हो रही है संथाल परगना में, ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है ना सर, और वहां पे घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है या धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है इसको तो आप स्वीकारते हैं ना राज्य सरकार या पार्टी के तौर पे? पहले तो केंद्रीय गृह मंत्रालय इसको स्वीकारे तो सही। हाँ, आप ये मानते सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सिंह साहब, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, मैं समझ रहा हूं आपका भी लिमिटेशन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप ही इस बात को समझिए, कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं कि भैया कोई डेटा नहीं है, और अब जब आप चुनाव में जाते हैं तो बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा वरिष्ठ पत्रकार हमारे आदरणीय विनय कुमार जी ने, आप स्वीकार कीजिए, बैठिए, डायलॉग कीजिए, इस पर काम कीजिए ना, और नहीं इतनी चिंता हो रही है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय दे दीजिए हेमंत सोरेन। ठीक है, विजय शर्मा जी वो आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर पे कि बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, यानी सरकार स्वीकारती नहीं है कि ऐसी कोई घुसपैठ हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उसके लिए बीएसएफ जिम्मेदार है, और आप राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। विजय शर्मा जी देखिए, ये जब टीवी पर के ऊपर बैठते हैं ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसे लगता है कि ये तो बिल्कुल एकदम साफ है, और जब हम कोई भी ऐसा मुद्दा या कोई बिल या कोई इस तरह की बातें करते हैं तो सबसे पहले विरोध में यही खड़े हो जाते हैं। मतलब लगता है कि देश विरोध की इन्होंने ठान ली है। आप मुझे बताइए, सीएए हम लाए, उसमें कहां किसी की नागरिकता छीनने की बातें थी? इन्होंने कितना भ्रम फैलाया, कितने इन्होंने विरोध को हवा दी, पूरा देश ने नहीं देखा है क्या? अब हम वक्फ बोर्ड के अंदर कितनी खामियां थी, कितना विरोध ये कर रहे हैं, किस तरह की भाषा इनकी है। अभी घुसपैठियों के बारे में आपने देखा होगा, बांग्लादेश पे हमने बाड़ लगाने का काम किया, इनको भी पता है महाशय को, नहीं तो इनके टाइम में क्या था, हमारी लाखों गाय यहां से जाती थी, और बॉर्डर एरिया में कम से कम 500 फैक्ट्रियां खुली हुई थी, जो बिल्कुल इंडिया बॉर्डर से लगता हुआ था बांग्लादेश का एरिया। किसके राज में पनपी वो बताएं मुझे। अगर आपकी राज्य सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर का किसका काम है भैया? आप बताओ ना, आपके राज्य में बैठे हैं, केंद्र शासित केंद्र तो अपना कार्य कर रहा है जी। केंद्र, आप आसाम में देखिए, आसाम में हमारी सरकार है, हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। अभी आज की न्यूज में देख रहा हूं, कई सारे बांग्लादेशी अवैध पकड़े हुए हैं, यूपी में पकड़े हैं, हमारा आंदोलन चल रहा है जी। लेकिन आप ये बताइए, 370, 35 से अभी वक्फ बोर्ड का, सीएए, अरे भाई हम कर रहे हैं ना काम। ठीक है, आपका आरोप सीधे तौर पे है कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस, जेएमएम जैसे तमाम दल दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी उसके मुखालफत करती है। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले की एक गर्माहट है, तो निश्चित तौर से आगे भी बहुत मौके मिलेंगे। इन तमाम विषयों पर हम आगे भी बात करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. High above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities.
to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और बात अब स्वच्छता से जुड़ी खबर की करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के आज 10 साल पूरे हो गए। इस जन आंदोलन ने पूरे भारत की तस्वीर बदल दी है। अभियान के तहत देश में 12 करोड़ शौचालय बने हैं, तो हर साल करीब 60 से 70 हजार बच्चों की जिंदगी भी इस अभियान के चलते बची है। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 9600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शुरुआत की है। 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ, और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। साल 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, तब करीब 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। शहरों से लेकर गांव तक कूड़े के प्रबंधन की कोई व्यवस्था उचित संख्या में मौजूद नहीं थी। साफ सफाई घरों के अंदर तक ही कैद थी। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों पर गंदगी का अंबार था। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे
मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। अब तस्वीर बदल चुकी है। देश में साफ सफाई की व्यवस्था हर तरफ बेहतर होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की 10वीं वर्षगांठ पर कुल 9,600 करोड़ रुपए की लागत वाले नमामि गंगे, अमृत मिशन और बायोगैस से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जब तक स्वच्छता सहज प्रवृत्ति नहीं बन जाती, तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के बीच चुनौतियां और भी हैं। 10 सालों के दौरान स्वच्छता मिशन ने नए रोजगार और एक सर्कुलर इकोनॉमी अनुमानतः 1.25 करोड़ लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा है। 5,000 स्टार्टअप बने हैं और इस दशक के अंत तक करीब 65 लाख नई जॉब्स का भी निर्माण होने का अनुमान है। ऐसे में कचरे से कंचन का ये सफर जारी रहना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, पानी जरूर बचाएं और पर्यावरण को संरक्षित करें। डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गांधी जयंती के मौके पर आज पूरे देश में स्वच्छता की अलख देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया तो देश को भी साफ सफाई का मंत्र दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शांति और अहिंसा के साथ साथ स्वच्छता का उनका संदेश भी गूंजता रहा। गणमान्य हस्तियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर साफ सफाई के प्रति जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक कदम स्वच्छता की ओर के तहत संसद भवन परिसर में श्रमदान किया। इस दौरान उन्होंने गांधी जयंती पर संविधान सदन में पूज्य बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए विद्यार्थियों से मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने स्वच्छता का संदेश दोहराया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले इस जनता को स्वच्छता का संदेश दिया था। महात्मा गांधी जी के विचारों को अपनाने का संदेश दिया था और आज ये स्वच्छता का आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। नड्डा ने स्वच्छता अभियान के जन आंदोलन बन जाने पर खुशी जताई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वच्छता का आह्वान दिया था, लेकिन इस स्वच्छता की स्पिरिट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को लिया तो स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण, रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत श्रमदान किया। अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता आंदोलन को बड़े बदलाव की पहल बताते हुए इसकी सराहना की। स्वच्छता अभियान का आज पूज्य बापूजी की जयंती पर पूरे देश भर में हम सब स्वच्छता का अभियान मना रहे हैं, तो यहाँ पर साफ सफाई कैसे हो, मेंटेनेंस कैसे हो, उन सब का भी ध्यान देना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी दिल्ली के पृथ्वी भवन में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने इस अवसर पर पौधारोपण किया और स्वच्छाग्रहियों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने गुजरात के पोरबंदर से स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने पोरबंदर के तट को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के अभियान में हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी स्वच्छ भारत मुहिम में शामिल हुए। उन्होंने कृषि भवन नई दिल्ली में श्रमदान किया। उनके साथ पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शरीक रहे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना में स्वच्छता अभियान में हाथ बटाया। उन्होंने सिकंदराबाद में स्वच्छता मुहिम में श्रमदान किया। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा में स्वच्छता अभियान में हाथ बटाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नई दिल्ली में अपने आवास परिसर के समीप साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ चढ़ कर चलाया गया। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस अभियान के साथ स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान में दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और भारतीय समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती पर देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर नमन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बापू की दिल्ली स्थित समाधि राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राजघाट जाकर ये श्रद्धासुमन अर्पित किए और देश की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज 2 अक्टूबर को जहां गांधी जी का जयंती होती है तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। देश के 2 बड़े लाल जिन्हें आज की तारीख पे याद किया जाता है, राष्ट्रपति महोदया पहुंची और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट जाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी आज श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें आज देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित राजघाट जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित विजय घाट जाकर लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद अब खबर राजनीति से जुड़ी हुई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कल शाम प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज जमकर प्रचार अभियान देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने एक दूसरे पर जमकर शब्द बाण चलाए तो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। विकास, रोजगार, जातीय समीकरण और मुख्यमंत्री के चेहरे जैसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर जमकर आज भी हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। हरियाणा विधानसभा मतदान में चंद दिन बाकी। हरियाणा में जारी है कांग्रेस की अंतर्कलह। 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के मजबूत इरादे के साथ चुनावी दंगल में ताल ठोक रही है।
तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करने के इरादे से पूरा जोर लगा रही है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी के समर्थन में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उत्साह के साथ शामिल हुए। चुनावी प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते बोलते बोलते। कांग्रेस की सरकारों ने, ऐसे पहले और भी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने इस इलाके को पिछड़ा बना के रखा। इस इलाके के लोगों को वोट बैंक के नाते से ही, और वो समझते रहे, वोट लिया, भाग गए, कभी आए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की पहली बात तो यह है कि क्लियर कट सरकार बनेगी और रिकॉर्ड कायम होगा, क्योंकि कोई एक पार्टी पहली बार यानी तीसरी बार 3 टर्म की सरकार होगी। मल्लिकार्जुन जी जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिनकी तबीयत खराब रही है, तो उनको रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, पर किस किस्म का लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स ले आते हैं। अपनी जीत के लिए भले ही कांग्रेस के बड़े नेता दमखम लगा रहे हों, लेकिन इनकी जीत की राह में खुद कांग्रेस नेता ही रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे नेताओं की लंबी लिस्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की सूची लंबी है। राहुल गांधी भले ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच मनमुटाव खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात सुलझे हुए नहीं दिख रहे। बीजेपी कांग्रेस की अंतर्कलह पर लगातार हमले कर रही है। राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और हुड्डा जी के हाथ से हाथ तो मिला लिया, पर हाथ मिलने पर दिल नहीं मिलते, और इसीलिए जिस प्रकार से कभी शैलजा जी हुड्डा जी पर हमला करती हैं, उनके लोग हुड्डा जी पर हमला करते हैं, हुड्डा जी शैलजा जी पर, और जातिगत टिप्पणी, दलित विरोधी टिप्पणी उनके समर्थक करते हैं। जिस प्रकार से सुरजेवाला जी भी हुड्डा जी के खिलाफ लग पड़े हैं, तो कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन बनी पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस राज्य में अति आत्मविश्वास का शिकार है। खुद पीएम मोदी कह चुके हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का हाल मध्य प्रदेश जैसा होगा और वो सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर इतने भरोसे में थे कि चुनाव के समय हरियाणा छोड़ अमेरिका दौरे पर चले गए, लेकिन वहां का नैरेटिव चुनाव में उल्टा पड़ गया। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी रोजगार के मुद्दे पर युवाओं को बरगलाने में लगे हैं, लेकिन राज्य के युवा उनके झांसे में नहीं आ रहे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं, लेकिन जनता क्या फैसला करती है ये 8 तारीख को ही तय होगा। आकांक्षा सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अग्निवीर का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भाजपा की ओर से लगातार बड़े बड़े नेता कांग्रेस पर इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस ने फिर अग्निवीर के मुद्दे पर भाजपा पर साधा निशाना। अग्निवीर मामले पर रक्षा मंत्री ने किया पलटवार। कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप। हरियाणा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी रणभूमि में मतदाताओं को रिझाने के लिए किसान, पहलवान और जवान के साथ अग्निवीर के मुद्दे को उठाते हुए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर रहे हैं। अग्निवीर का मसला एक बार फिर हरियाणा चुनाव में गरमा गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहां इस मामले में बीजेपी पर हमला कर रही हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया है। और आपके लिए कैसी स्कीम लाते हैं मोदी जी और उनके नेता? अग्निवीर जैसी स्कीम कि जाओ शहीद हो जाओ देश के लिए, सरहद पे जाओ, लेकिन अगर शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। 4 सालों के लिए जाके सेना में भर्ती हो, घर वापस आ जाओ, 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार बन जाओ। ये अनावश्यक लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने पूरे देश में एक बड़ा झूठ बोला कि मिलिट्री में सेवा के दौरान यदि अग्निवीर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। सरासर झूठ। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर अग्निवीर को
4 साल की सेवा के बाद एक मुश्त सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा, जो करीब 12 लाख होगा। यह रकम पूरी तरह से आयकर से मुक्त होगी। जितने भी अग्निवीर सेना में शामिल किए जा रहे हैं, उनमें से 25% अग्निवीर योग्यता के आधार पर सेना में बने रहेंगे। बचे हुए अग्निवीरों के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गोवा जैसे कई राज्यों ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया है। इस बार हरियाणा के अग्निवीरों के लिए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में साफ कहा है कि हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी दी जाएगी। रक्षा मंत्री के मुताबिक अगर सेना में किसी अग्निवीर की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि देने का प्रावधान है। साथ ही सेवा निधि योजना के तहत 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाती है। इस मामले में पहले भी रक्षा मंत्री पूरा पक्ष रख चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हरियाणा चुनाव में इससे फिर से एक बार मुद्दा बनाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। हिजबुल्लाह प्रमुख के इजरायली हमले में मारे जाने के बाद से मध्य पूर्व में शुरू हुआ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कल रात ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला तो अब सीधी लड़ाई छिड़ने की आशंका दिखाई पड़ रही है। दुनिया के तमाम देश जहां एक और खेमे में बढ़ते दिख रहे हैं, तो इजराइल ने ज़बरदस्त पलटवार की धमकी दी है, जिसके बाद ये युद्ध और गंभीर होने के संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब दुनिया की नजरें इजराइल पर हैं कि मंगलवार को ईरान द्वारा की गई मिसाइलों की बौछार का जवाब वो कैसे और कब देता है। ईरान जहां भीषण नुकसान की बात कर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं इजराइल ईरानी मिसाइलों के फुस हो जाने के साथ ही अपने रक्षा कवच आयरन डोम की प्रशंसा कर रहा है। बढ़ते दबाव के बीच दक्षिणी लेबनान में शुरू किए गए सीमित और स्थानीय जमीनी अभियान में इजराइल ने अपनी नियमित पैदल सेना और बख्तरबंद इकाइयों को उतार दिया है। हालांकि अब तक इजराइल के जमीनी अभियान से इनकार कर रहे हिजबुल्लाह ने माना है कि बुधवार सुबह को इजरायली सेना के साथ उसकी पहली झड़प हुई। मंगलवार को जमीनी ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो और पैराट्रूप इकाइयां लेबनान की सीमा में घुसी थीं। जमीनी ऑपरेशन का उद्देश्य मुख्य रूप से सीमा पर सुरंगों और अन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। इजराइल ने जमीनी हमले के बाद लेबनान के अंदर मारे गए अपने पहले सैनिक की मौत की पुष्टि की है। IDF ने दक्षिणी लेबनान के करीब 25 और गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है। उधर बेरूत में IDF का हवाई हमला जारी है। सेना ने अल-सीरत टीवी चैनल को निशाना बनाया है, जबकि ईरानी हमलों के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वार कैबिनेट की बैठक की। इससे पहले मंगलवार को भी कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर चले जाने का आदेश दिया था।
इजराइल ने ईरान को माकूल जवाब देने का संकल्प दोहराया है, तो वहीं ईरान ने भी गंभीर प्रतिक्रिया देने की प्रतिबद्धता जताई है। जो लोग इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और नसरल्ला इसका ताज़ा उदाहरण है। अगर वे जवाब देना चाहते हैं तो उन्हें और भी गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने लेबनानी शहर मारून अल रास में इजरायली सैनिकों के साथ नई झड़पों की बात कही है। ये शहर इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सैनिक शहर के पूर्वी हिस्से से घुसी, जिन्हें रोकने के लिए झड़पें जारी हैं। लेबनानी सेना ने भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच झड़प की पुष्टि की है। लेबनानी सेना ने कहा है कि आईडीएफ ने ब्लू लाइन का उल्लंघन करते हुए 400 मीटर तक अंदर घुस आई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इजराइल से लेबनान में युद्ध प्रस्ताव स्वीकार करने की अपील की है। हालांकि इजराइल ने एंटोनियो गुटेरेस के अपने देश में प्रवेश करने पर ही पाबंदी लगा दी है। लेबनान में युद्ध से बाहरी शक्तियों की भागीदारी और भी बढ़ सकती है। मैं अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव का पूरा समर्थन करता हूं। वहीं रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी एशिया की ताज़ा स्थिति पर कई अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की है। रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि में हम सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान करते हैं और निश्चित रूप से हम किसी भी कार्रवाई की निंदा करते हैं जिससे नागरिकों की मौत होती है। इस बीच जर्मनी ने इजराइल पर दागी गई मिसाइलों के मद्देनजर ईरान को तलब कर जवाब मांगा है। वहीं क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच कई देशों ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येवोल ने बढ़ते तनाव के बीच इजराइल और पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए तुरंत सैन्य विमान तैनात करने का आदेश दिया है। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्री हेली ने साइप्रस के अपने समकक्ष से मुलाकात की। उधर डेनमार्क की पुलिस ने कोपेनहेगन में इजराइल के दूतावास के पास हुए 2 विस्फोटों की जांच के सिलसिले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि विस्फोटों का निशाना इजरायली दूतावास था या नहीं। धमाके में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जय भवानी, जय शिवाजी। A warrior so brave he'll forever be hailed. महाराष्ट्र टूरिज्म। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद खबर खेल के मैदान से। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। मुकाबले दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में भारत के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं, तो दूसरे ग्रुप में दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज़, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमें शामिल हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला मैच गुरुवार को बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की महिला टीमों के बीच खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी।
और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारतीय वायुसेना को देश में निर्मित फाइटर जेट सुखोई का पहला इंजन प्राप्त हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई के पहले इंजन AL-31FP को वायुसेना को सौंपा। AL-31FP एयरो इंजन का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जा रहा है। यह एयरो इंजन भारतीय वायुसेना की सुखोई फ्लीट की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना के नाविका सागर परिक्रमा अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई। भारतीय नौसेना का नौवहन पोत तारिणी 2 महिला अधिकारियों लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए के साथ इस चुनौतीपूर्ण अभियान पर रवाना हुआ। 8 महीने की अवधि में दोनों अधिकारी बिना किसी बाहरी सहायता के केवल पवन ऊर्जा पर निर्भर रहते हुए लगभग 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करेंगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने एक अभियान में 2000 करोड़ रुपए कीमत की 560 किलो से ज्यादा की कोकीन जब्त किया। यह राष्ट्रीय राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी है। ऑपरेशन के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस गिरोह को मध्य पूर्व के किसी देश से संचालित किया जा रहा था। जांच के बाद और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने राजस्थान के जयपुर, नागौर और जोधपुर जिलों में साइबर अपराध के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा ब्यूरो ने लगभग 20 दिनों के ऑपरेशन के बाद 27 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर फर्जी पहचान का उपयोग कर तेलंगाना से करीब 11 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस बीच कोसी नदी के जलस्तर में कमी आने पर प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के कार्यों में तेजी आई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पॉलीथीन, जनरेटर सहित कई अन्य सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। साथ ही बाढ़ पीड़ितों तक कम्युनिटी किचन सेंटर के जरिए मदद पहुँचाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पटाखे फैक्ट्री में धमाके के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाके की चपेट में आने से आसपास के कई मकान भी गिर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताते हुए घायलों को हर संभव मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर वॉल पुट्टी, एक परफेक्ट फिनिश, और गैलेंट एडवांस TMT रेबार, निर्माण का रियल हीरो।